बाएँ टंग जो है वो फ़ालिज उसको असर हो जाए या किसी को लेफ़्ट हैंड में हो जाए या जिस्म का आधा हिस्सा हो जाए, तो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं? असल में जो फालिज का मरीज़ होता है उसके मसल्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम उसके दिमाग में होती है। तो हम उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं और उनके जो मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं उनको स्ट्रेंथन करवाते हैं। उसके अलावा उनकी पोस्चर अलाइनमेंट को हम सही करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ फालिज की वजह से बेड रिडन होता है तो उसका पोस्चर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, तो हम उन कॉन्ट्रैक्चर्स को ब्रेक कर दें और उनके मसल्स को स्ट्रेंथ देने में काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा हमीद मेमन, और आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। ये प्रोग्राम आज सबके लिए बहुत मुफीद होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, वज़ीर बासित अली, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हिजामा स्पेशलिस्ट है। हिजामा बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा आम है कि हिजामा किस वजह से किया जाता है, और जो है सुन्नत नबवी है तो इस पर अमल के तौर पे किया जाता है। फिजियोथेरेपी क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वज़ीर बासित अली को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और इतने मुफीद मौजू पे बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया बासित कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, क्योंकि आप आज अपने क्लिनिक में थे और फ़ौरन से ही आप क्लिनिक से यहाँ पे आए हैं, काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आए। बहुत-बहुत शुक्रिया बासित। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर लोग फिजियोथेरेपी को मसाज समझते हैं, तो ज़रा इस बात पर रोशनी डालें कि फिजियोथेरेपी असल में होती क्या है? अच्छा, ये हमारे माशरे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी। फिजियोथेरेपी मसाज है। फिजियोथेरेपी दरअसल एक मेडिकल साइंस है जिसमें हम जिस्म के मसल्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, उसके अलावा मसल जॉइंट्स और नर्व्स पे काम करते हैं और उनको दुरुस्त तरीके से बेहतर काम करने की तरफ लेके जाते हैं। सही। और के बगैर मेडिसिन्स के एक्सरसाइज, इलेक्ट्रोथेरेपी, ड्राई नीडलिंग और मैनुअल थेरेपी के ज़रिए इलाज किया जाता है और इसके बहुत अच्छे आउटकम्स आते हैं। तो किन-किन मसाइल में फिजियोथेरेपी का जो है इस्तेमाल मुफ़ीद होता है? फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। इसमें तकरीबन समझिए कि जो कॉमन जो कंडीशंस हम ट्रीट करते हैं उसमें कंधे का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, उसके अलावा अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, उसके अलावा कंधे का जाम हो जाना, इसके अलावा और भी सारी डिजेनरेटिव कंडीशंस हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं फिजियोथेरेपी के ज़रिए, और ये बगैर मेडिसिन्स के हम ट्रीट करते हैं। बेसिकली होता ये है कि अगर कोई फ़ालिज का मरीज़ हो, तो उसको भी फिजियोथेरेपी रेकमेंड किया जाता है। बिल्कुल। क्या ये सही है? जी, फ़ालिज के बाद उनकी बाकायदा प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होती है और उसमें हम बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं मरीज़ की और उनको चलने के काबिल बनाते हैं। तो कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं बासित के जो फिजियोथेरेपी है फ़ालिज के मरीज़ को जो है दोबारा खड़ा कर सकती है, उठा कि सकती है? तकरीबन 70 टू 80% चांसेस हैं कि मरीज़ अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो बाज़ित होता ये है बेसिकली कि फिजियोथेरेपी आप कह रहे हैं कि कंधों पर या कमर पर या फिर किसी भी जॉइंट्स पर, लेकिन जो बंदा बाएँ टंग जो है वो फ़ालिज उसको असर हो जाए या किसी को लेफ़्ट हैंड में हो जाए या जिस्म का आधा हिस्सा हो जाए, तो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं? असल में जो फ़ालिज का मरीज़ होता है उसके मसल्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम उसके दिमाग में होती है। तो हम उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं और उनके जो मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं उनको स्ट्रेंथन करवाते हैं। उसके अलावा उनकी पोस्चर अलाइनमेंट को हम सही करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ फ़ालिज की वजह से बेड रिडन होता है तो उसका पोस्चर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, तो हम उन कॉन्ट्रैक्चर्स को ब्रेक कर दें और उनके मसल्स को स्ट्रेंथ देने में काम करते हैं। बेसिकली होता ये है कि लोग कहते हैं कि फ़ालिज का मर्ज़ जो है वो हो जाता है बंदे को, तो ये किस वजह से होता है? और स्ट्रोक क्या होता है बेसिकली? स्ट्रोक के बारे में बहुत सुनते हैं हम। जी, स्ट्रोक की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक हेमरेजिक होता है, दूसरा इस्केमिक होता है। हेमरेजिक में ये होता है कि ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की कोई भी वेसल्स फट जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, और ठीक है। दूसरा जो इस्केमिक होता है उसमें ये होता है कि कोई भी थ्रोम्बस अगर आर्टरीज़ वगैरह में फँस जाए और ब्लड की ब्लॉकेज हो जाए और दिमाग तक एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड या ऑक्सीजन ना पहुँच रहा हो, जिसकी वजह से जो दिमाग है उसके सेल्स डाई करने लग जाएँ। तो इसमें ये होता है कि जो हेमरेजिक होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है बनिस्बत इस्केमिक के। तो इसके बाद अगर स्ट्रोक हो जाए बंदे को तो उसके बाद फिजियोथेरेपी ही वाहिद हल है कि इसको रिकवर किया जाए पेशेंट को। सही है। तो ये स्ट्रोक किन वजूहात की बिना पर होता है? स्ट्रोक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर पेशेंट में ज़्यादा हो, शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनमें अक्सर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर
कुछ आपके ब्रेन टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, तो उस वजह से भी स्ट्रोक होता है। तो ब्रेन टिश्यूज़ डैमेज किन वजूहात की बिना पे होते हैं? स्ट्रोक की वजह से ही ब्रेन टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। ओके, तो और क्या इनके एज़ सच कोई अलामात होती हैं? जी अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा तो उसको अचानक से उसकी स्लर्ड स्पीच हो जाएगी और उसके अलावा कमज़ोरी उसको फ़ील होगी। उसकी आँखें जो हैं वो धुंधलाहट का शिकार होंगी। ये कुछ साइन्स और सिम्पटम्स हैं जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली फिर इसको किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? पहले तो इनको इमरजेंसी में ले जाके इनका सीटी स्कैन वगैरह होता है। उसके बाद अगर इनका डायग्नोसिस हो जाए तो उसके बाद इनकी जो पोस्ट रिहैब होती है वो हम करते हैं फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए। सही है। तो कितने परसेंट चांसेज़ होते हैं कि मरीज़ जो है वो सर्वाइव कर जाएगा? सर्वाइव कर जाएगा ये तकरीबन 70% चांसेस हैं कि मरीज़ सर्वाइव कर जाए अगर फ़ौरी तौर पे उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। ठीक है। और अगर चकरा में कभी मरीज़ गिर जाता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि चकरा के आप गिर जाते हो, कभी नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाता है, कभी आँखों में धुंधलाहट आ जाती है, कभी ऐसा होता है कि ज़बान बोलते हुए फिसल जाती है, कभी ऐसा होता है कुछ कहते हुए ब हम भूल जाते हैं कि हमें कहना क्या था। होता ये है कि जब हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, तो हम लोग जो है ना वो भूल जाते हैं, कुछ दिन बंदा भूल जाता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये किन वजूहात की बिना पे होता है? ये आप जो साइन एंड सिम्पटम्स जो बता रही हैं तो स्ट्रोक से रिलेटेड ही नज़र आ रहे हैं। बाकी जो है ये एक प्रोफ़ेशनल जो फ़िज़िशियन होता है वो असेसमेंट करने के बाद पूरी जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो करने के बाद डायग्नोस कर सकता है कि मरीज़ के साथ असल इश्यू है क्या। सही है, तो क्या इस कंडीशन में प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? प्रिकॉशंस ये है कि जो भी उनके साथ होगा वो एम्बुलेंस को कॉल करे और उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचाए। ठीक ये है, चीज़ें हैं। तो ये है कि इन चीज़ों से बचा किस तरह से जा सकता है? इन चीज़ों से कैसे सर्वाइव किया जा सकता है? ऐसे जा सकता है कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, अपनी डाइट को सही करें और अपने मतलब जिस्म की हिफाज़त करें खुद, अपने जिस्म पे काम करें, एक्सरसाइज़ करें डेली, यही है चीज़ें। यही चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा होता है कि आपको जो है वो शुगर या बीपी कंट्रोल करने के लिए कुछ ग़िज़ाइयात भी जो है आप उसको रिकमेंड करते हैं इसके लिए? नहीं, ये जो है डायटीशियंस रिकमेंड करते हैं, हमारा काम है फिज़ियोथेरेपी, मसल्स, जॉइंट्स और नर्व्स से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि हिजामा के हवाले से, जी, तो बेसिकली हिजामा क्या है? हिजामा जिसको कपिंग थेरेपी कहा जाता है, ये एक कदीम तरीका इलाज है और काफ़ी मौसर इलाज है। इसको दुनिया डिटॉक्स थेरेपी के नाम से भी पहचानती है और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उन्होंने हमें रिकमेंड भी किया है। बिल्कुल। तो हिजामा में बेसिकली होता ये है कि हम मखसूस कप्स लगा के वहाँ पे सक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाता है और जो ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं बाहर और इससे जिस्म में काफ़ी फुर्ती महसूस होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली किन बीमारियों के इलाज के लिए हिजामा किया जा सकता है? हिजामा वैसे तो हर कोई करवा सकता है, लेकिन कुछ जो कंडीशंस हैं उनमें कंधे का दर्द हो गया, कमर दर्द, उसके अलावा जॉइंट्स पेन जो होता है, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, उसके अलावा किसी को नींद नहीं आ रही, उसके लिए भी हिजामा काफ़ी मौसर है। उसके अलावा जॉइंट पेन के साथ-साथ ओबेसिटी के लिए भी हम करवा सकते हैं हिजामा। तो काफ़ी कंडीशंस है जिसमें हम हिजामा रिकमेंड जिम भी करनी है और साथ में हिजामा भी करवाएँ तो इंशाल्लाह अच्छा आउटकम आएगा। अच्छा हिजामा में भी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, सही है। उनमें हिजामा नहीं करना होता। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, उनमें भी हिजामे की वो है। इसके अलावा जो खून पतला करने वाली दवाएँ ले रहे होते हैं कुछ मरीज़ ठीक है। और जिनमें अ, क्लॉटिंग का इश्यू होता है, ब्लड क्लॉटिंग का, तो उनके लिए भी थोड़ा एहतियात करना पड़ता है हिजामा करने से पहले। फ़ालिज वाले जो पेशेंट हैं, जी। वो करवाएँ तो बेहतर है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। क्या उनके लिए कोई स्पेशल आपने कंसेशन दिया हुआ है? जी, हमने क चार्जेज़ तो काफ़ी कम रखे हुए हैं। बाकी आपने जो सवाल पूछा कि डॉक्टर सर्विंग पे ज़्यादा देते हैं या अर्निंग पे, तो इसके रिलेटेड मेरा ये ख़्याल है कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सही है। का अपना एक बैकग्राउंड से उठ के आया होता है, तो उसका अपना एक माइंडसेट होता है। हर एक अर्निंग के पीछे नहीं जाता और हर एक सर्विंग के पीछे नहीं जाता, दोनों वो साथ लेके चलते हैं कुछ लोग। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि सर्विंग भी हो, अर्निंग भी हो, दोनों हो तो चीज़ें बेहतर होंगी। बेहतर होंगी, ऐसा ही है। तो वासित आपने किसी मेडिकल कैंप में हिस्सा लिया है कि बहुत दूर-दराज़ जो मेडिकल कैंप होते हो तो उसमें आपने जो है पार्टिसिपेट किया हो? तो कुछ ऐसे पेशेंट्स आपने देखे हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब इलाके हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही समझें कि
लोग परेशान होते हैं। मैं कराची जैसा शहर में देखती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यहाँ पर जब इतने लोग हैं, इतनी आबादी है, इनको आए दिन डॉक्टर्स की नीड होती है। तो अगर हम इंटीरियर सिंध देखें या फिर इंटीरियर सिंध के अलावा अगर हम कई और इलाके देखें जो बहुत ही पसमानदा इलाके हैं, तो क्या कभी आपने वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ इस तरह से की हैं? जी, मैं एक दफ़ा गया था सही है। कैंप पे, अंदरून सिंध ही गया था, तो वहाँ पे तो काफ़ी मतलब सेहत का फुकदान था, वहाँ ना तो सहूलियात हैं कोई और ना पेशेंट को इतनी वो है, क्या कहते हैं, एजुकेटेड हैं इस चीज़ से रिलेटेड। अगर वहाँ पे किसी को फ़ालिज भी हो जाता है तो वो जाके डॉक्टर्स को नहीं दिखाते, वो खुद ही अपना देसी तरीके से इलाज कर रहे होते हैं और इससे चीज़ें और बिगड़ती जाती हैं। सही है। इसमें हुकूमत को भी काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए लोगों को और फैसिलिटेट करना चाहिए। सही है, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इस पेशेंट को, इस प्रोफ़ेशन को आगे सर्व किया जा सकता है? अच्छा, फिज़ियोथेरेपी का आप कह रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जो आपका प्रोफ़ेशन है, आप किस तरह से आगे सर्व करें? जी, मेरा इरादा है कि मैं अपने गिलगित-बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे मैं एक अपना सेटअप लगाने का सोच रहा हूँ, ताकि वहाँ पे असल में इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत मरीज़ हैं सही फिज़ियोथेरेपी है। के और वहाँ पे इतनी कोई एजुकेट भी नहीं है पेशेंट्स को कि फिज़ियोथेरेपी करवानी होती है, तो इससे आगाही होनी चाहिए पेशेंट को, तो इस पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे। सही है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे ज़हन में था, कितनी बीमारियों में हिजामा मुफ़ीद साबित हो सकता है? किसी को ऐसी भी नागहानी बीमारी होती है, अल्लाह माफ़ करे, आजकल तो बहुत से मरीज़ बीमार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जो जितने भी मरीज़ हैं सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो कैंसरिन पेशेंट होते हैं, तो किस तरह से आप उनको रिकमेंड करते हैं हिजामा? अच्छा, उसमें भी देखना होता है अगर कैंसर जो है वो फैलने वाला है, तो उसमें काफ़ी थोड़ा एहतियात करना होता है, जिस जगह पे कैंसर हो वहाँ पे कपिंग नहीं करनी चाहिए। सही है। शुगर भी अगर किसी का बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, तो उसमें भी एहतियात लाज़मी है। ओके। तो शुगर के पेशेंट्स को किस तरह से डील करते हैं आप? शुगर के पेशेंट को इस तरह करना होता है कि शुगर उनकी पहले हम पूरा उनको असेस करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम फैसला करते हैं कि कपिंग करनी है या नहीं। ठीक है, तो कपिंग के ज़रिए से शुगर के पेशेंट्स का इलाज किया जा सकता है? शुगर शुगर का इलाज नहीं हो सकता, उनका अगर कोई दूसरी बीमारी है या दूसरी कंडीशन के लिए वो करवाना चाह रहे हैं, तो वो ठीक है। कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। यानी कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, उसको कोई भी बीमारी अदर कोई भी डिज़ीज़ होती है, तो आप उनको जो है कहीं भी जो है वो किसी भी और बीमारी के लिए आप कपिंग थेरेपी उनको कर सकते हैं। ठीक है बासित। ठीक हो गया बासित, जैसे कि आपने कहा कि शुगर पेशेंट्स को अगर अदर डिसीज़ेज़ हों, कैंसरियन पेशेंट को अदर डिसीज़ेज़ हों, तो हम उसमें हिजामा थेरेपी कर सकते हैं। क्वेश्चन के सो प्रिकॉशंस के साथ। सही है बासित, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अपने प्रोफ़ेशन के हवाले से और अपनी फ़ील्ड के हवाले से? मेरा पैगाम बहुत सादा-सा है, अपने दर्द को मामूली ना समझें, दवाओं पे इन्हिसार कम करें और कुदरती तरीकों जैसे हिजामा और फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए अपना इलाज करवाएँ और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। बिल्कुल, मैं बासित की बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें, अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर बनाएँ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, हाइजीन का ख़्याल रखें और जो है खुश रहें और अपने इर्द-गिर्द के माहौल में अपने दोस्तों के साथ जो है अच्छा टाइम स्पेंड करें। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज़ रहेंगे। वो कहावत है ना, दिल खोल लेते अगर दोस्तों के साथ तो ना खोलना पड़ता औज़ारों के साथ। तो मैं तैयबा मेमन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अब आपसे लूँगी इजाज़त प्रोग्राम थर्ड ड्रॉप विद तैयबा के साथ। मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।